एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और व्लॉग जो है वो मैं लेट मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। आरव स्कूल से आ गया है, उसके पहले मैंने मशीन लगा दी थी, तो मशीन अभी रेडी हो चुकी है मेरी। मैंने एक्स्ट्रा स्पिन भी करा दिया और आज मौसम जो है ना वो थोड़ा बेटर लग रहा है, तो मुझे लगा कि चलो फटाफट से राउंड लगा देते हैं ताकि कपड़े जो हैं वो सूख जाएँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। और अभी अंदर वाला स्टैंड जो है ना वो मैंने पहले सोचा कि उसको खाली करके उसी पर डाल दूँगी ताकि बार बार अंदर बाहर नहीं करना पड़ेगा। बट वो कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा सूखे हुए नहीं लग रहे थे, ऐसा लगा था हल्की हल्की नमी उनमें बनी हुई है। और बाहर मौसम भी थोड़ा धूप जैसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं थी बट फिर भी कंपैरेटिवली धूप और हवा चल रही थी। बारिश के चांसेस मुझे कम लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो बाहर ही डाल देते हैं। 2-4 घंटे भी अगर रह गए तो कपड़े काफ़ी हद तक अच्छे से सूख जाएंगे। धूप में सूखे हुए कपड़े जो होते हैं ना उनमें स्मेल नहीं आती है और एकदम फ्रेश लगते हैं कपड़े। अंदर सूखे हुए कपड़े जो रहते हैं ना वो भले ही सूख जाते हैं, काम चलाऊ हो जाते हैं, बट उतने फ्रेश मुझे नहीं लगते हैं। तो ये मैंने कपड़े सारे देखिए डाल दिए थे। डस्टबिन था वो भी मैंने धो करके रख दिया था, क्योंकि डस्टबिन को भी 1-2 बार हफ्ते में धो दो तो अच्छा रहता है। और ये स्टैंड जो है ये मेरे पास 2 स्टैंड है, एक बाहर ये रखा हुआ और एक अंदर भी रखा हुआ है। किसी ने पूछा था कि ये स्टैंड मैंने कहाँ से लिया है, तो ये जो भी आपने देखा ये तो मेरा 2015 में मैंने लिया था, तो उतना पुराना है। तो वो तो मैंने लोकल स्टोर से ही लिया था। बट अभी जो आपने अंदर वाला देखा ना ऑरेंज कलर का, जो मैं कई बार दिखाती हूँ व्लॉग में, वो मैंने अमेज़ॉन से लिया था। उसका रिव्यू अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना, मैं एक सेपरेट रिव्यू शेयर कर दूँगी। तो अब कपड़े वगैरह डल गए थे, तो मैंने कहा चलो आरव स्कूल से आता है तो उसको कुछ खाने के लिए देना होता है, तो उस टाइम पर मैं कोशिश करती हूँ कि उसको कुछ फ्रूट्स दे दूँ। नॉर्मली मैं फ्रूट्स ही देती हूँ। तो ये पेरू है, आप लोग पता नहीं से क्या बोलते हैं, जो अंदर से अमरूद जैसा लगता है और बाहर से नाशपाती जैसा लगता है। इसका नाम आप क्या बोलते हैं, मैं इसे पेरू बोलती हूँ। तो वही मैं इसे कट करके दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है, आरव को भी स्वीट लगता है, अच्छा लगता है। तो वही मैंने काट दिया था। और मेरा ऐसा प्रॉब्लम है ना कि मैं एक काम करती हूँ, मेरी नज़र दूसरे पे पड़ती है तो मैं उसको छोड़ती नहीं, मैं उस पर भी थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करने लग जाती हूँ। तो वही हो रहा था यहाँ पर कि बर्तन वगैरह मुझे दिख गए थे, तो मैंने कहा हाथ धोने गई तो मुझे बर्तन दिख गए। फिर मैंने कहा चलो पहले इसको दे करके आ जाती हूँ, नहीं तो ये काले से पड़ने लग जाएंगे। तो ये अभी स्कूल से ही आया है आरव, तो आधा घंटा रिलैक्स करेगा। और ये है वो कपड़े का स्टैंड जो मैं आपको भी बता रही थी, तो उस पर भी कपड़े सूख ही रहे हैं। अभी थोड़ी देर में वो सूख जाएंगे तो उनको भी फोल्ड करके मैं रख दूँगी। तो अब यहाँ पर सिंक वगैरह जो है ना वो मैं साफ़ कर दूँगी। जो हेल्प है ना वो करती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है, तो ये काम फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ टाइम टू टाइम। अच्छा, अरबी धोई थी मैंने सुबह, तो अरबी के जो हेयर्स वगैरह रहते हैं ना वो सब कुछ वहाँ फंस रहा था, तो वो सब मैंने कहा चलो क्लीन करते हैं। हेल्प से आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो कि वो एकदम अच्छे से कर दे, और ज़्यादा बोलो तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है कि वो मेरी सुन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको जो करना होता है वो लोग वही करते हैं, तो इसीलिए बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। चुपचाप से जो वो कर रहे हैं उनको करने दो, और जो हमें करना है वो हम बाद में कर लें, तो वही सही रहता है। तो वही मैं यहाँ पर अपना सिंक वगैरह जो है ना, जब तक मैं खुद नहीं साफ़ कर लूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो मैंने साफ़ सफाई अच्छे से कर ली है, और अब सारे बर्तन जो है उनको मैं फैला दूँगी, पानी एक्स्ट्रा जो भी है वो सब पोंछ पाछ दूँगी, ताकि किचन जो है ना वो थोड़ी ड्राई लगेगी। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा करके अभी आई हूँ। और अपने हेयर्स जो है उनको, मैं सच बताऊँ मुझे हेयर शैम्पू करना है, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि बाल इतने टूट रहे, इतने झड़ रहे हैं कि शैम्पू वैम्पू करने का एकदम मन नहीं हो रहा है। मेरा मन हो रहा है कि बस पार्लर जाऊँ, वहाँ पर ही हेयर वॉश कराऊँ, बाल कटाऊँ, और उसके बाद फिर घर में चैन से रहूँ। इतने लंबे बालों को शैम्पू करना, कॉम्ब करना बहुत हेडेक सा लग रहा है मुझे, क्योंकि बाल बहुत टूट रहे हैं यार। कोई सॉल्यूशन तो मुझे बताना फ़िलहाल तो तो अभी मैंने यहाँ पर अपना सिंदूर वगैरह लगा लिया। अच्छा, कौन कौन ड्राई पाउडर वाला सिंदूर लगाता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वही मैंने लगा लिया। और अपने आप को जरा सा लिप बाम वगैरह लगा लूँगी और तैयार हो गई। और आरव मुझसे पूछा था मम्मी आप कहीं जा रही हो क्या तो फिर अगेन नहा धो कर आई, पूजा वूजा कर लिया। अब उसके बाद फिर वही किचन में जो बर्तन फैला करके मैं गई थी, पंखा वगैरह सब ऑन कर दिया था, तो उससे क्या है कि सूख गया। मौसम देख रहे हो ना, अब धूप अच्छी आ गई है तो जल्दी हो जाता है, आधा घंटे में कपड़े बर्तन जो है वो सूख जाते हैं। तो वही बर्तनों को मैं पहले जगह पर लगा लूँगी अपनी अलमीरा में, ताकि बास्केट खाली हो जाए। तो आप ना वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिकॉज आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो बैक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या टिप्स फॉलो कर सकते हो जो थोड़े से इफेक्टिव ज़रूर होंगे। बालों में चोटी कर ली, क्योंकि बाल थोड़े लंबे हो गए और इतने टूट रहे हैं बाल कि खुले बाल तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहे। मुझे हेयर कट कराना है, बट मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन दोनों को छोड़कर दिन में मैं जा नहीं सकती हूँ। शाम को पार्लर बंद हो जाता है, संडेज को ओपन नहीं होता है, तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट इस चक्कर में मेरा पार्लर सेशन हो ही नहीं पा रहा है कि अपना हेयर कट करा पाऊँ। बट बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ अपने बालों से, बिकॉज हेयर फॉल हो रहा है, और होता ही है इस टाइम पे, तो अनअवॉइडेबल है, उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। एनीवेज
अब मैंने पानी लगा दिया है भरने के लिए यहाँ पर, ये देखिए पानी भर रहा है। और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। सुबह के जो बेसिक काम थे सारे मैंने कर दिए हैं, कपड़े वगैरह सब सुखा दिए हैं। दोनों स्टैंड पर कपड़े डले हुए हैं, अंदर भी बाहर भी, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो कपड़े अच्छे से सूखे नहीं है। कल ही धोए थे लेकिन हाँ फिर भी बारिश कल से रुकी हुई है, तो ये है कि कपड़े ऑलमोस्ट 90% जैसे सूख गए अंदर वाले भी, तो फिर भी मैंने उनको हटाया नहीं ताकि एकदम अच्छे से वो सूख जाए। और जो बड़े बड़े कपड़े थे ना, जीन्स पैंट्स ये सब थोड़े से टाइम लगते हैं, तो उनको मैंने बाहर रेलिंग पे डाल दिया है ताकि हवा से थोड़े से सूख जाए। और इनकेस बारिश भी होगी तो बाद में फिर मैं उनको अंदर डालूंगी तो वो सूख पाएंगे, अदरवाइज उनमें बहुत टाइम लगता है, बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं वो। तो अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने, और लंच में आज बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ बनाने वाली हूँ रेगुलर से हटके। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ऐसा नहीं है, बट ये मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल में बनाती हूँ। और इसकी रेसिपी मैं मतलब बहुत पहले के जो व्लॉग्स हैं ना उनमें शेयर किया था। जो लोग पुराने हैं वो उनको तो उन्होंने तो देखा होगा मे भी, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं फिर से शेयर कर दे रही हूँ। और आज मैं यही बना रही हूँ तो ऑफकोर्स यही शेयर करूँगी। बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था, तो ये मैंने ना कल रात में ये जो दाल है इसको सोक कर दिया था, और ये 4 घंटे में आराम से सोक हो जाती है। चने की दाल है ये, तो इसको सोक कर दिया था। अब मैं जा रही हूँ इसका पेस्ट वेस्ट बनाऊंगी और फिर रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। तो चलो चलते हैं लंच बनाने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चने की दाल को ना पीसूंगी, और उसमें कुछ चीज़ें डाल रही हूँ। यहाँ पर हरी मिर्ची है, थोड़ा सा गार्लिक है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही 2 चीज़ें डाल रही हूँ मैं। धनिया अगर आपको डालनी हो तो वो भी डाल सकते हो, अच्छा लगता है। बट बेसिक अदरक, हरी मिर्च और लहसुन और चने की दाल भीगी हुई, बस इसी को एकदम पेस्ट बनाना, पतला नहीं करना है। बस जो भीगी हुई दाल थी ना उसमें थोड़ा बहुत पानी जो रह जाता है वही डाल करके मैं इसको फाइन पेस्ट बना लूँगी। जितना थिक रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और जब रनी हो जाएगा ना तो इसको स्टफ़ करके हमको बनाना है तो स्टफ़ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो आरफ को मैंने होमवर्क करने के लिए बैठा दिया था, स्कूल से वो आया था, तो उसके बाद उसने थोड़ा आधा पौना घंटा मस्ती की, फ्रूट्स वगैरह खाया। फिर मैंने कहा चलो फटाफट से तुम होमवर्क कर लो, तब तक मैं लंच प्रिपेयर कर ली हूँ ताकि फिर बाद के लिए बाकी ना रह जाए। बट वो बीच में उठ करके आ गया। आरफ की तबीयत ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा फीवर जैसा फील हो रहा है, तो हम लोग उसको मेडिसिन देंगे। दिखाओ, मैं दिखाता हूँ आपको ना, मैं दिखाऊंगी ना, आप छोड़ो। वो भी एक 2 है, 2 थी, एक इसने कल खा लिया और एक है, आधी आधी देनी है ना। हाँ। आधी सुबह और आधी शाम को देनी है। पानी रखा है साफ पानी, गंदा पानी क्यों दूंगी मैं अपने बेबी को। हाँ, पूरी निकाल दी। अब और मजे की बात ये है कि आरव इसको खा ले, बड़ों के जैसे खा लेगा। Well done, my boy. Well done. इसको फीवर क्यों हो रहा है, इसकी क्या तबीयत खराब हुई है वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम बना रहे हैं लंच। जाओ, वो क्या एक रेस्ट, बस 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 एक रेस्ट। गो 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 गो। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि आरव को और यश को दोनों को वैक्सीन लगी थी, तो उसकी वजह से उसको पेन वगैरह हो रहा था। तो वही वाला ये मतलब पेन उसको हो रहा था, तो मैंने उसको दवाई दे दी थी जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। जो भी डॉक्टर ने मुझे गाइड किया था वो सब मैंने किया है। फिलहाल अब सब कुछ एकदम कंट्रोल है, पूरी सिचुएशन। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब सब एकदम बेटर, एकदम बढ़िया हो चुका है। तो इधर मैंने आटे की से बड़ा सा बेल के छोटी छोटी पूरियाँ बना ली थी, और जब स्टफ़ करने के लिए सब कुछ रेडी था तब मैंने चने की जो दाल है उसके अंदर मैंने बेसिक मसाले डाल दिए हैं। हल्दी, नमक, जीरा, खड़ा जीरा है और थोड़ा सा हींग, ये डाल करके, हींग ज़रूर इसमें डालना क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और स्टफ़ करना है। पहले मैंने इसीलिए नहीं डाला क्योंकि फिर दाल जो है ना वो गीली होने लग जाती। तो जब मेरी लोइयाँ जो है, या तो कोई और भी आपके साथ स्टफ़ करने के लिए हेल्प करा दे तो ठीक है, अगर मेरे को खुद ही करना है तो मैं लास्ट में ही इसमें सारे नमक वगैरह डालती हूँ और इस तरीके से स्टफ़ करके इसको स्टीम करना है स्टीमर में। तो आप ना वैसे चने की दाल चावल के आटे से बनता है, तो चावल के आटे में क्या करते हैं ना, बड़ा सा एक बनाते हैं और उसको कट करके बाद में खा लेते हैं। बट मैं ये गेहूं के आटे की सिंपल जो रोटी वाला आटा होता है ना उसी से मैं इसको बना रही हूँ, और छोटा छोटा बना रही हूँ, एक बड़ा सा बना के कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरीके से ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो गाइज ये है फरा, इसको फरा बोलते हैं, दाल पीठा भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये मैंने एक प्लेट मैंने अपने लिए रेडी कर ली और एक प्लेट मैंने यहाँ स्टीम होने रख दिया। तो इतने में मेरा और आरफ का हो जाएगा और मे भी थोड़ा बचेगा भी। और अभी भी स्टफिंग मैंने थोड़ी ज़्यादा ही मेरे ख्याल से रेडी कर ली है, तो कोई नहीं, शाम को गरम गरम बना दूंगी, नहीं तो फिर कल रिपीट हो जाएगा मेरा। और ये आटा भी बच गया है, ये यहाँ पर अभी क्लीनिंग वगैरह सब करना बाकी है, बट मैंने सोचा आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ। तो ये भी देखिए ऑलमोस्ट डन हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसका कलर चेंज हो जाता है, देखिए कच्चे में ऐसा कलर है और पक जाता है तो ऐसा कलर हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट
डन हो चुका है। मैं आपको नाइफ से चेक करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है ना, तो ये डन हो चुका है। तो मैं गैस जो है वो ऑफ कर दूंगी। तो कुछ चीज़ें हैं ना जो बच्चों को आप उल्लू बनाकर खिला दे तो बड़े ही ज़्यादा खुशी से खाते हैं। तो यहाँ पर आरव मुझसे पूछा था क्या है, वैसे वो पसंद करता है बट उसे नाम बता दी तो पता नहीं क्या, बट मैंने एक इंटरेस्टिंग नाम उसे बोला कि मैं मोमोज़ बना रही हूँ, बस फिर क्या था, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश। उसने शाम को पापा को भी अपने बताया कि ना मम्मी ने बहुत हैप्पी मोमोज़ बनाए थे, बड़े ही टेस्टी थे। और मैंने फिर ये जो थोड़ा सा स्टफिंग बची थी ना वो मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी, तो तब भी उसने मुझसे मांग करके खाई थी, तो उसको भी बहुत पसंद आए। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस रेसिपी को किस नाम से बुलाते हो, किस तरीके से बनाते हो और आपको ये कैसी लगती है। ज़रूर कमेंट करना, मैं वेट करूँगी। तो दोस्तों आरव एक ही हाथ से खा रहा है, क्यों? इंजेक्शन लगा इसको इस हाथ में और इसलिए इसका ये हाथ में बहुत दर्द है, तो इसलिए ये हाथ से ये नहीं, इस हाथ से कुछ नहीं कर पा रहा है ना। हाँ। एकदम ही मूव नहीं कर पा रहा है, इतना दर्द इसको हो रहा है। और ये कैसा बना है बेटा ये? फिर मैं बाद एक घंटे तक रखूंगा, देखने लगेगा, फिर बाद में उठूंगा कि और मैं देखना कि कोई अलग टाइप को लगा तो दर्द होगा। अच्छा ठीक है। ये कैसा बना है? टेस्टी है। इसका नाम क्या है? मोमोज, लेकिन एक और दो तरीके के। हाँ, इसका शेप अलग है ना? हाँ, वो भी हैप्पी हैप्पी शेप का ये मोमोज है। ये सैड है लेकिन हम लोग तो हैप्पी है ना? चलो एंजॉय। बस अब अपना खाओ, अपना खाते यार, हो गया? अपना खाओ। लेके दिखाओ। चलो चल चलो चल चलो। बहुत टेस्टी बना है। आप क्यों बोल रहे हो? फ्रेंड्स को पता है बोलना नहीं है, ऐसे बनाना है। तो एक अच्छी चीज़ ये थी कि यश बिल्कुल भी नहीं उठा था। मैंने आराम से रेसिपी भी बना ली, शूट भी कर लिया और खा भी लिया। उसके बाद यश जो है उठ गया था, तो उसको भी वैक्सीनेशन का इफेक्ट था कि वो बहुत इरिटेटेड फील कर रहा था, रो रहा था। तो बस मैंने उसको थोड़ा सा काम डाउन किया, उसको थोड़ा सा हिलाया डुलाया और उसको चेंज भी किया। डायपर वगैरह भी सो के उठा था तो उसका डायपर चेंज किया, फीड कराया, देन फिर वो भी नॉर्मल हो गया था। बट वैक्सीन की वजह से दोनों बच्चे जो थे ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। और फिर यश को काम डाउन करके मैंने रॉकर में पास में ही वो बैठा हुआ है और अब बारी आ चुकी थी सबके नेल कट करने की। तो यश की मैं बाद में करूँगी, पहले मैं आरव की कर दूँगी। यश का नेल कटिंग जो है ना वो मैं जब उसको फीड कराती हूँ तब करती हूँ, ताकि फिर वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, हाथ पैर हिलाए डुलाए नहीं। जब फीड कराता है ना तो उसके हाथ पैर स्टैटिक रहते हैं, मतलब हिलते नहीं हैं। तो यहाँ पर आरव जो है वो गप्पे मारने में तो एक्सपर्ट ही है, कुछ कुछ बातें कर रहा है। और जब नेल्स पहले वो कट नहीं कराना चाहता हमेशा, फिर मैं उसे एक स्टोरी बताती हूँ, फिर धीरे धीरे वो कंफर्टेबल होता है, बोलता है ठीक है मम्मा कट कर दो। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो जब बोले मैं तब करूँ, तो मैं ऐसा एटीट्यूड दिखाती हूँ उसको कि मैं तो करूँगी ही नहीं तुम्हारा कट, मैं तो करूँगी ही नहीं तो उल्टा बच्चों की जो माइंडसेट होता है ना वो ऐसा होता है कि आप उनसे जो कहोगे ना वो उसका उल्टा करेंगे। तो जब मैं ये बोलने लगती कि मैं नहीं करूँगी तुम्हारा, मैं तो सिर्फ यश का करूँगी, तो फिर वो आगे पीछे घूमने लगता है। तो वही सब बातें यहाँ पर चल रही थी। मैंने उसके सारे नेल्स कट कर दिया, हाथ के भी पैरों के भी, और अब फाइलिंग चल रही है। थोड़ा सा मैं फाइल कर देती हूँ तो उससे बहुत अच्छा रहता है। मैंने अभी जो वीडियो शेयर किया था ना उस पर आप में से किसी ने पूछा था कि बैक पेन हो रहा है सी सेक्शन डिलीवरी के बाद में, तो उसके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि बैक पेन जो है ना वो सभी के साथ होता है, सी सेक्शन डिलीवरी हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो। नॉर्मली दोनों ही केसेस में होता है। उसका रीजन ये है कि छोटा बच्चा जब होता है ना तो बार बार उसे ऐसे झुक करके उठाना और रखना उसको, उसके एक तो ये चीज अनअवॉइडेबल है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। दूसरा फीडिंग कराते हैं तो भी हमारा पॉस्चर जो ऐसे झुका झुका सा रहता है, तो उसकी वजह से पेन आपको होता है, वो भी अनअवॉइडेबल है। वो सारी चीजें होती है। इसमें आप थोड़ा सा बेटरमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप हमेशा पिलो लेकर के बच्चे को फीड कराओ, पीछे एकदम बैक जो है ना वो आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। जब आप इसे झुको नहीं, स्ट्रेट रहनी चाहिए जब आप बच्चे को फीड करा रहे हो। और जब आपको पेन ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा झुकना ऐसे करके और
डायरेक्टली झुकना और उठना जो है ना वो चीज़ आप अवॉइड करें तो आपका बैक पेन रिड्यूस हो जाएगा। आप चाहो ना तो जैसे बच्चे को लेना भी है ना तो बिस्तर पे पहले बैठ जाओ, देन लो और देन रख के फिर उठो। ये चीज़ आप प्रैक्टिस में लाओ। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, खड़े खड़े ही उसको बैठा, मैं खुद करती हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ, लेकिन हो ही जाता है। तो उस चीज़ जब आपको पेन होता है ना तब फिर आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं कि आप डायरेक्टली ना झुक करके आप पहले बेड पे बैठ जाओ एंड देन फिर बच्चे को लिटाओ। तो ये इससे क्या होता है, बॉडी एकदम से झटके में नहीं आती है और आपका जो पेन है वो बढ़ता नहीं है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जिन लोगों को भी बैक पेन का इशू है वो ये प्रैक्टिस जरूर फॉलो करें कि डायरेक्टली झुकना ना करें, आप बैठ करके एंड देन फिर उस चीज़ को करें, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। उसके अलावा मैटरनिटी बेल्ट जो आती है, पोस्टपार्टम बेल्ट सॉरी, वो जो आती है वो आप ज़रूर से लगाएं। उससे क्या पोस्चर अच्छा बना रहता है, अगर आपको बैक पेन है तो उसमें आराम मिलता है। एंड सिकाई करें, जो हीटिंग पैड आता है, मैं लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्लेमिंगो का है मेरे पास, अच्छा है वो काफ़ी। तो वो उससे अगर वो क्या बेल्ट जैसा बहुत चौड़ा सा आता है तो वो पूरा एरिया कवर कर लेता है, आगे वेलक्रो लगा रहता है तो कुछ झंझट नहीं होता। जस्ट उसको बेल्ट के जैसे बांधो, स्विच ऑन करो और आपका सिकाई हो जाती है, तो उससे काफी ज्यादा आराम मिलता है। ट्यूब वगैरह भी जो आती है, मूव या स्टेप की जो आती है ना, वॉलिनी वगैरह, वो लगा करके भी आप कर सकते हो। तो दिन में 1 या 2 बार अगर सिकाई ले ली कम से कम तो उससे काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। बाकी थोड़ा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रेगनेंसी का पोस्टपार्टम इफेक्ट रहता है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत बैक पेन हो सकता है, बट घबराने की, टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है कि आप एकदम ही उठ नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, अगर ऐसा केस है तब तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। बट हाँ, कंसिडरेबली अगर आपको पेन हो रहा है तो आप मान के चलो कि वो धीरे धीरे, जैसे बच्चे 6 महीने का एटलीस्ट होगा ना तो धीरे धीरे फिर वो अपने आप ही कम होने लग जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट स्टार्टिंग के जो 6 मंथ रहता है एंड स्पेशली स्टार्टिंग 3 मंथ जो रहता है उसमें ज्यादा पेन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक तो आपकी बॉडी रिकवर्ड नहीं होती है एंड बच्चा भी छोटा होता है तो एकदम वो कुछ भी सपोर्ट नहीं कर सकता, आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना होता है उसको उठाने करने के लिए। तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हो। बहुत ज्यादा अगर पेन हो रहा है तो वंस इन अ वाइल पेन किलर ले लो, बट पेन किलर मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है जब तक कि एकदम असहनीय चीजें ना हो जाएं। अगर सहन कर सकते हो तो पेन किलर्स लेने से बचिए, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता और आप बच्चे को फीड भी करा रहे हो। बट अगर जरूरी है तो ले भी सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपने आपको बस परेशान करते रहो, बट जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। अपना पोस्चर सही से सही रखने की कोशिश कीजिए एंड यस, स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल मत भूलिए। योगा के कुछ पोजेज होते हैं जो बहुत अच्छे रहते हैं। एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आप योगा करने के लिए अब रेडी हैं कि नहीं, आपकी बॉडी प्रॉपरली हील हो चुकी है। तो आप योगा के कुछ पोजेज होते हैं जो बैक पेन को हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में। तो वो कुछ, मैंने एक वीडियो भी अपना, जब मैंने वेट लॉस किया था ना तब उस टाइम पर मैंने एक एक्सरसाइज योगा का वीडियो किया था, उसमें मैंने दिखाया। तो मैं लिंक अगर मिलेगा तो मैं पिन कॉमेंट में डाल दूंगी, आप वो वाला वीडियो चेक कर लेना। उसमें कुछ योगा पोजेज जो मैं करती थी वो मुझे अब पता चल रहा है कि उससे आपका जो ये बॉडी पेन होता है ना कहीं पर भी, वो वहां पर बॉडी पेन आपको नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है एंड आपका जो इंचेस है ना वो भी लॉस होते हैं। तो इंचेस तो मुझे लॉस हुए थे तो वो मुझे पता है, बट अभी मेरे हस्बैंड को भी बैक पेन हुआ था ना तो उनको वही एक्सरसाइजेज ही बताई थी जो मैं अपने, जो मैंने एक कॉम्बो बना रखा था एक्सरसाइज का, मैं जो एक्सरसाइज करती थी वही एक्सरसाइज डॉक्टर ने उनको रेकमेंड किया था। तो मैंने तो एक ऐसा शॉर्टकट वाला पैक बनाया था कि जिसमें मेरे सारे इंचेस भी लॉस हो जाए और पूरी बॉडी जो है वो मेरी थोड़ी सी उस पर सारी बॉडी पे आधे घंटे में मेरा सारा काम हो जाए। तो वो वाले वर्कआउट्स जो है योगा स्पेशली वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो, आप कर सको तो उनमें से 1-2 भी करोगे तो चलेगा। अदरवाइज गूगल या यूट्यूब पे डाल करके देखना है बैक पेन के लिए कौन से योगा आप कर सकते हो। तो कंफर्टेबल वे में, बहुत ज्यादा बॉडी को स्ट्रेच या स्ट्रेस ना दो, ताकि क्योंकि स्टिचेस अभी भी थोड़े से रहते हैं 6 महीने तक, तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का अगर आप योगा, वॉक ये सब करते हो तो उससे भी रिलीफ मिलेगा। बट मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि एकदम ही बैक पेन गायब हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना जब तक बच्चा अपने पे नहीं होता आपको उसको उठाना करना, कुछ चीज़ें अनअवॉइडेबल होती है और उससे आपको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और ये ना मोस्टली सबको होता ही है, जिनके भी बच्चे होते हैं आपने सुना ही होगा अक्सर कि सबको थोड़ा थोड़ा होता ही है, किसी को ज्यादा किसी को कम, बट सबको होता है। तो ये मेरी कुछ एडवाइस थी, आई होप ये आपको हेल्प करेगी। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।